शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। बहुत लोग होते सपने तो बड़े देखते हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे जिनके लिए मैंने शुरू किया था, आज मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये क्लासेज मैंने जिन बच्चों के लिए शुरू किया था, कुछ बच्चे ऐसे आए थे पिछले साल जो हमारी क्लास में थे, ठीक है। तो मैंने उन बच्चों के लिए जो है ज्ञापन नामक संस्था शुरू की थी कि वो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने वैसे अपने मतलब देखा, परखा और इंटरव्यू लिया उनका, तो मुझे लगा कि इनको अगर थोड़ा सा गाइड कर दें तो ये आगे जा सकते हैं। और वो बच्चे आज नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उन बच्चों के लिए शुरू किया और वो बच्चे आज यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ स्टेटस मेंटेन करते हैं, अपने मोबाइल के स्टेटस और व्हाट्सअप मेंटेन करते हैं। वहाँ पर लिखते हैं कि मेरा सपना लवासना जाने का है। लवासना मतलब जो IAS की ट्रेनिंग करने जाते हैं, जहाँ देहरादून में है, लाल बहादुर शास्त्री संस्थान है IAS की ट्रेनिंग का। तो वो उनका मैं स्टेटस चेक करता हूँ, देखता रहता हूँ। तो वो सिर्फ यही डालते हैं कि बस मेरा सपना IAS बनने का है और लवासना जाना है, लेकिन वो जो एक्चुअल वर्क है वो फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा है उनका। तो वो कहीं नहीं पहुंचने वाले। मैं लिख कर देता हूं ऐसे बच्चे जो सिर्फ खाली सपने पाल कर बैठे हैं और व्हाट्सएप पे या जो है ट्विटर पे या कहीं किसी भी इंस्टाग्राम पे उन पर ज़्यादा एक्टिव हैं, सिर्फ अपना स्टेटस चेंज करते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। स्टेटस तो तब बदलेगा जब आप क्लासेज को रेगुलर करोगे, अपने सपने को डेली मेंटेन करोगे बराबर, तब स्टेटस आपका बदलेगा ना। व्हाट्सएप का स्टेटस बदलने से आगे थोड़े नहीं जाओगे। व्हाट्सएप पे तो नए नए स्टेटस डालते रहो कि मेरा सपना ये है, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। लिखित दे देता हूं, ठीक है। जो अच्छे बच्चे थे जिनके लिए मैंने ये कोचिंग शुरू की थी कि ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चों को यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनको चाहिए कुछ चीज़ें और वो वास्तव में नहीं आ रहे हैं, उनको मैंने कई बार मतलब कोशिश किया संपर्क करके, फ़ोन करके, क्यों नहीं आते हो जब यहाँ हो लोकल में, लेकिन कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, उनका कभी आज कल नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ तो शर्म करते हैं कि वहाँ जा कर के जो है उसी कॉलेज में मैंने इंटर किया, फिर जा कर के वहीं बैठ कर के पढ़ूँ। अरे शर्म, जब दिल्ली में जाओगे, जब 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे करके ऐसी कोचिंग को पढ़ोगे, तब शर्म नहीं आएगी। यहाँ पर शर्म आ रही है। देखो, मैं चाहता हूँ कि ऐसा माहौल इस क्षेत्र में बन जाए ना कि जो दिल्ली में माहौल बन रहा है वो माहौल यहीं बन जाए। क्यों नहीं बन सकता है? जब ऐसे आप 15, 20, 25, 50 लोग ऐसा माहौल बना लोगे, क्रिएट कर दोगे, और गाइड करने वाला मैं हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके का गाइड हो, अगर बच्चों की चाह होगी तो खैरागढ़ के SDM भी यहाँ आ जाएंगे, मैं उनको भी बुला लाऊंगा, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे। हम कम से कम कोशिश तो करें। हम जब कोशिश करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी भी बीच बीच में आकर के तुमको मोटिवेट कर जाएंगे और कुछ चीज़ें बता कर जाएंगे। कोई भी देखो, निःशुल्क काम अगर कोई करता है तो उसके सहयोग करने के लिए बहुत अमला पूरा लग जाता है, लेकिन अब जब बच्चों की संख्या जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वही नहीं मोटिवेट होंगे, वही नहीं आएंगे यहाँ, तो फिर मतलब मेरा करने का मकसद फिर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े ना, तो फिर मेरा तो सपना ये है कि मैं तुम लोगों की लाइब्रेरी बना सकता हूँ अपने खर्चे से कटौती करके। तुम्हें पता नहीं कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए मैं अपने निजी खर्चों में से कटौती करता हूँ, क्योंकि देखो भाई हमारे शौक़ हैं, या तो हम उसको चाहें जो है डेनिम के कपड़े पहन करके महंगे महंगे उनमें उड़ा लें, और उनमें से मतलब सड़क छाप कपड़े पहन करके भी हम काम कर सकते हैं। उस कटौती को करके तुम्हारे लिए हम कुछ कर सकते हैं। मतलब अब जैसे टेस्ट का है, पेपर प्रिंट कराना है, तो खर्चे आते हैं ना इन सब में, तो इन सब खर्चों को कहाँ से मेंटेन करना है भाई? बच्चों के खर्चे और घर के खर्चे तो कर नहीं सकते हैं। अपने ऊपर शरीर पे खर्चे होने वाले, उन्हीं में तो हम खर्चा कर सकते हैं, उन्हीं में से तो कटौती कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा यहाँ पर मतलब मकसद ये है कि तुम लोग तो मतलब इससे लाभान्वित हो ही, और उसके अलावा जो है अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होता है तो यूट्यूब चैनल से जो कमाई होगी उसका मैक्सिमम पैसा मैं इसी में खर्च करने वाला हूँ, तुम्हारे ही पढ़ाई पर। तो अब वो तभी होगा जब संख्या यहाँ पे लोगों की बढ़ेगी, जुड़ेंगे लोग, तो फिर आपको दिल्ली जाने की, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं लोकल में, तुम्हारे यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ मिल जाती हैं, गाँव में डिग्री कॉलेज खुले हैं, वहाँ नाम चलता रहेगा, ग्रेजुएट हो जाओगे, और जैसे ग्रेजुएशन के बाद में मतलब कंपटीशन के लिए बैठना होगा तो आप 3 साल में, 2 साल में, जितने भी जिनका समय रहेगा, वो इतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा कि जैसे ही परीक्षा में बैठोगे तो 1-2 साल के अंदर ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे।
लेकिन काम करना पड़ेगा तुमको मेरे साथ। मैं मेहनत करता हूँ, तुम्हें पता नहीं रात को 12 कब बज जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। कुछ चीज़ें मतलब उनके लिए काम करना पड़ता है। अब पेपर बनाने के लिए काफ़ी मैंने दिमाग लगाया, हर तरीके से जो है टेक्निकल नॉलेज भी प्राप्त करना, सारी चीज़ें प्राप्त करना जो है, नहीं तो वैसे मतलब PDF निकल रहा था, ये मतलब इतने प्रश्न का 10 पेज निकल रहे थे। अब 10 पेज प्रिंट कराते तो बड़ा महंगा पड़ता हमारे लिए। तो फिर मैंने कई दिमाग लगाए, कई तरीके से ऐप देखे, ढूंढे, तो फिर उसमें ऐसा मिला कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मुझे मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाने के लिए भी जो है पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाकर तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि इस नोट्स को भी जो है प्रिंट फॉर्मेट में दूँ। अभी तो हस्तलिखित जा रहा है, प्रिंट फॉर्मेट में भी आगे देंगे इस नोट्स को। तो सारा काम होगा, लेकिन जो है तुम लोग भी बराबर उतना जो है सहयोग करोगे। जब अब अननेसेसरी जो है छुट्टी मार लेते हैं बच्चे, जो है चले जाते हैं। और मैं तो आज मेरी मैडम बीमार है, अभी उनका फ़ोन आया था कि जल्दी छुट्टी करके आ जाओ, डॉक्टर को दिखाना है। हमने कहा ठीक है, एक क्लास ले लेंगे बच्चों का और फिर आ रहे हैं। अभी यहाँ स्कूल की छुट्टी हो रही है, अभी तो जा रहे हैं। तभी हमने कहा 11 बजे से ले लेंगे तो 12 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, तो हम भी साथ में निकल जाएंगे। तो 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। उनको जो है सर्दी जुकाम जाड़ा जोड़ी पकड़ लिया है रात से, तो उन्हें दिखाना है डॉक्टर को। तो लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता तुम्हारे लिए है कि तुम्हारे लिए आ रहे हैं तो तुमको जो है कुछ दे कर जाएँ। तो इस चीज़ को समझो। इसलिए मैं मतलब भावनाओं के साथ जुड़ा हूँ, दिल के साथ जुड़ा हूँ। हमारा रिश्ता ऐसे नहीं कि जो है मतलब कोई हम लालच है कोई इस तरीके का। सिर्फ लालच इतना है कि बस मेरे को कोरोना हो गया था और मैंने दोबारा जीवन पाया है। मकसद सिर्फ यही है कि उस दोबारा जीवन को मैं अच्छी तरीके से जो है बच्चों के बीच जो है गुजारूँ। क्योंकि और मेरा मकसद ये था कि मुझे कोई मतलब इस तरीके से कार्य करना है, NGO टाइप के इस टाइप का कोई कार्य करना है। लेकिन चूँकि और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसमें मैं अपना समय दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इसी क्षेत्र में, जिसमें मैंने काफ़ी समय गुजारा है, 18-19 साल से मैं लगातार जो है टीचिंग कर रहा हूँ और साथ में पढ़ता भी रहा हूँ, तैयारी भी किया हूँ। बीच में जो है काफ़ी मैंने कई परीक्षाएं क्रैक भी किए, 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, कई चीज़ों का अनुभव है। तो हमने कहा ये ज्ञान मेरा जाया न जाए, ख़राब ना हो, तो इस ज्ञान को क्यों ना कंट्रीब्यूट करूँ तुम लोगों के बीच में। अभी यही शहर में मैं होता तो शहर में भीड़ लगी होती, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन का माहौल है। लेकिन गांव में अभी ज्वाला जलाई है तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा भीड़ बढ़े, 50-60 बच्चे हो जाए ना, तो फिर मैं जो है और ज़्यादा समय दूँ तुम लोगों को और भी कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहूँ नया नया जो है। तो ये मकसद है मेरा, ठीक है। तो हम लोग जो है इतिहास में आज अध्ययन करेंगे। आंदोलन पढ़ रहे थे, 1857 का आंदोलन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस आंदोलन की कड़ी में हम लोग देखेंगे ये 1857 का आंदोलन जो है ये एक एकीकृत आंदोलन था। लेकिन इससे पहले भी कई आंदोलन हुए थे, इसके बाद में भी कई आंदोलन हुए, आज़ादी तक आंदोलन होते रहे भारत में। कुछ समूहों द्वारा किए गए आंदोलन, कुछ विशेष समूह, कुछ विशेष वर्ग, और इसके अलावा कुछ धर्म के व्यक्तियों ने, कुछ धार्मिक संप्रदाय के लोगों ने भी विद्रोह किए, कुछ आदिवासी जनजातीय समूहों ने विद्रोह किए। और विद्रोह जो इनका था, आंदोलन, विद्रोह, क्रांति, ये थोड़े थोड़े बेसिक अंतर होते हैं। विद्रोह में लाठी डंडे तलवार भी चल जाते हैं, ठीक है। क्रांति और आंदोलन, इस वैचारिक क्रांति हो सकती है, धार्मिक क्रांति, धार्मिक आंदोलन हो सकता है। लेकिन विद्रोह शब्द आएगा तो विद्रोह में उसमें क्या होगा कि जो है फोर्सिबली ताकत, विद्रोह का मतलब होगा कि वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो कई विद्रोह होते हैं। उस विद्रोह में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ तो थे ही, भारत में ही भारतीय लोग शोषण कर रहे थे। बहुत ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे ना, भारतीय जमींदार हुआ करते थे, कुछ रजवाड़े जैसे मैंने बताया, सिंधिया वगैरह, तो ये लोग भी शोषण किया करते थे। जमींदारी प्रथा जब आ गई तो जमींदारों ने भी भारत में जो है किसानों का शोषण करना शुरू किया, तो उनके खिलाफ भी बगावत शुरू होती है, भारत में विद्रोह होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे जो है विद्रोह होते हैं, कुछ समूह के माध्यम से, जैसे जनजातीय समूह, आदिवासी समूह के माध्यम से होते हैं, और इसके अलावा कुछ धार्मिक संप्रदाय के माध्यम से होते हैं, जिसमें मुस्लिम भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हिंदू धर्म के धार्मिक संप्रदाय के लोग भी बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से, और कुछ जन समूह भी इकट्ठे होते हैं, कहीं किसी क्षेत्र के जन समूह इकट्ठे हो गए और लोगों ने विद्रोह कर दिया वहाँ के लोग जो है सिस्टम के खिलाफ, अंग्रेजी सिस्टम के खिलाफ में। तो इस तरीके से बहुत सारे विद्रोह 1857 और 1857 के बाद भी हुए हैं। तो प्रश्न यहाँ पर एक आता है कि 1857
से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, 1857 के बाद का कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखो नील विद्रोह जो था ये 1859 में होता है, तो ये 1857 के जस्ट बाद होने वाला विद्रोह था। 1858-59 में 57 का विद्रोह दबा दिया जाता है, तो उसके जस्ट बाद तुरंत कौन सा विद्रोह होता है, नील विद्रोह होता है। उसके जस्ट बाद कौन सा विद्रोह होता है, नील। तो नील विद्रोह प्रश्न यहाँ से आता है, आ चुका है कि 1857 की क्रांति के बाद तुरंत उसके बाद ही कौन सा एक जो है विद्रोह हुआ, जो है जन विद्रोह हुआ, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसमें कौन सा ऑप्शन है, नील विद्रोह। और 1857 से पहले का कौन सा विद्रोह होता है, ये भी जो है यहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे 1857 से पहले का विद्रोह था संथाल विद्रोह था, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, संथाल विद्रोह था, वो 1857 से पहले होता है, 1856-59 में होता है, ठीक, अभी बताएंगे इसमें। तो इस तरीके से जो नील विद्रोह है, नील है, पावना है, तेभागा है, मोपला है। देखो ज़्यादातर विद्रोह कहाँ होंगे, अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो ज़्यादा अंग्रेजों का वर्चस्व कहाँ रहा है। इंडिया के मानचित्र में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर विद्रोह आपको कहाँ दिखते हुए मिलेंगे। अंग्रेज सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पर उन्होंने अपना सत्ता स्थापित की, बंगाल वाले क्षेत्र में। तो ज़्यादातर विद्रोह आपको उड़ीसा, बिहार, बंगाल इन क्षेत्रों में दिखाई देंगे आपको, ठीक है, इस क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह दिखाई देंगे 1857 के अलावा। जैसे नील विद्रोह है, नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था, और इसमें जो है दो विश्वास बंधुओं ने मिलकर के इस विद्रोह को किया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दो विश्वास बंधु थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कौन, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। तो प्रश्न यहाँ से आता है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ, बंगाल में हुआ। कब हुआ, 1859-60, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो विश्वास बंधु। अब ये नाम ही है इसका नील विद्रोह, नाम क्या है, नील विद्रोह। अब नील उस समय जैसे आज हम लोग कपड़े पहनते हैं ना रंगीन कलरफुल, तो उस समय जो है कृत्रिम रंग नहीं थे, और उस समय नील की खेती होती थी, और नील की खेती इंडिया में करा करके, और इंग्लैंड में जो है उस समय कपड़े का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिससे कपड़े का बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होता था, सूती कपड़े का। तो सूती कपड़े को रंगने के लिए नील चाहिए होता था, और नील जो है खेत से प्राप्त किया जाता था। तो भारत में अंग्रेजों ने कहा, खास करके बंगाल वाले क्षेत्र में थे, तो यहाँ और इस क्षेत्र में वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती थी, नील की खेती, पटसन की खेती, ये सब। तो इन्होंने कहा कि तुम लोग जो है अपने खेत पर जो है किसकी खेती करो, नील की खेती करो, धान के बजाय आप किसकी फसल लगाओ, नील की फसल लगाओ। तो ये कंपलसरी कर दिया, ज़बरदस्ती कर दिया कि जितना खेत है उसका कुछ हिस्सा जो है आपको नील की खेती करना है। और जब खाद्यान्न फसल उगाएंगे नहीं, तो इसी कारण तो यहाँ पर देखते हो पंजाब, बंगाल वाले क्षेत्र में क्या पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, क्योंकि खाद्यान्न की कमी पड़ जाती है, और नील जैसे औद्योगिक फसलों के उत्पादन होने लगते हैं, नकदी फसलों की। तो इसलिए यहाँ के किसानों ने इसीलिए विद्रोह किया कि जो है हम नील की खेती नहीं करेंगे भाई। और नील की खेती ऐसी खेती होती है कि अगर आप एक बार खेत में लगा दी तो 4 साल के लिए वो खेत बेकार हो जाता है, उस खेत की उत्पादकता ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसकी जड़ें ऐसी होती हैं, उसमें ऐसे मतलब उसका जो है स्ट्रक्चर होता है खेत का जो है। तो इसलिए जो है यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया। तो इस विद्रोह को क्या कहा गया, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 में। जो सन होंगे वो मैं याद कराऊंगा, क्योंकि मिलान करने के लिए सन आते हैं, क्योंकि ये जस्ट 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। और किसने इसमें नेतृत्व किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने, ठीक है। और कहाँ से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है। दूसरा देखेंगे पावना विद्रोह, ये भी बंगाल से संबंधित है। पावना विद्रोह कहाँ से संबंधित है, ये भी बंगाल से संबंधित है। अब ये भी जो है यहाँ पर पटसन की खेती होती थी, तो कुछ किसानों से कहा कि तुम लोग किसकी खेती करो, पटसन की खेती करो। और लगान भी बेतहाशा वृद्धि करते जा रहे थे अंग्रेज। जमींदारों ज़्यादा जमींदारी लेते थे, ज़्यादा मतलब वो लगान लेते थे, तो जमींदार किसानों पर बोझ डाल देता था। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में जो है जो भी टैक्स जाता है वो टैक्स बेचने वाले को थोड़ा नहीं पेड करना पड़ता है। जैसे दुकानदार है तो वो टैक्स थोड़े नहीं देगा, अपने जेब से थोड़े नहीं भरेगा, वो टैक्स किस पर पड़ता है, खरीदार पर, जो जनता है जो खरीदने जाती है। अब वही दाम बढ़ा करके जनता से खरीद लिया जाता है, वहाँ मतलब बेच देते हैं विक्रेता। तो वो कर जो है किसी न किसी तरीके से किसको देना पड़ रहा है, पब्लिक को।
तो अब जब जमींदार से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं अंग्रेज, तो जमींदार क्या करेंगे, कर और बढ़ा देंगे किसानों पर। तो इस तरीके से करों के विरुद्ध, कर में जो बढ़ोतरी हुई थी उसके विरुद्ध जो है विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह कैसा था, पावना विद्रोह। तो पावना से पटसन याद करो, पावना से क्या, पटसन, और नील से तो नील है ही है, नील के खिलाफ विद्रोह हुआ था, और यहाँ पर पटसन की खेती के लिए जो है विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा लगान में वृद्धि के लिए, ये सन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे संबंधित कौन है, ईशान चंद्र और शंभूपाल। तो पावना विद्रोह किससे संबंधित है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, ईशान चंद्र और शंभूपाल, ईशान चंद्र और शंभूपाल। तो ये पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और इसके अलावा जो है तेभागा विद्रोह, ये भी जो है यहीं संबंधित है। तो बंगाल से संबंधित जो है आपका नील विद्रोह हो गया, ठीक है, पावना विद्रोह हो गया, तेभागा विद्रोह हो गया, ठीक है, तेभागा। तो ये सब जो है एक तरीके से जो है खेत किसानों के विद्रोह थे। किसके विद्रोह थे, किसानों के। और तेभागा विद्रोह 1946 में हुआ था, यानी आज़ादी से पहले हुआ था। तो आज़ादी से जस्ट पहले होने वाला किसान विद्रोह कौन सा था, तेभागा। तेभागा का मतलब, ये 3 शब्द आया है यहाँ पर, 3 भाग, अर्थात जो है एक मतलब कर कितना लगना है, 2/3 कर लगना है, और 1/3 जो है किसान को जाएगा। जैसे खेती हो रही है तो फसलों का 2/3 जमींदार रख लेंगे, अंग्रेज रख लेंगे, और 1/3 हिस्सा किसको देंगे, किसानों को देंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया तेभाग। तेभागा का मतलब 3 भाग, 3 भाग हिस्सा किसको देंगे, किसानों को देंगे, ठीक है, तीसरा भाग, और 2 भाग हिस्सा कौन रखेंगे, अंग्रेज टैक्स के रूप में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया तेभागा। तो तेभागा से कौन संबंधित है, भवन सिंह। कौन संबंधित है, भवन सिंह, ठीक है, ये बड़ा जोरदार नाम है भवन सिंह, ठीक। तो 1946 आज़ादी से पहले भवानी सिंह अर्थात भवन सिंह, ऐसे याद रखना है। तो भवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। ये भी लगान में वृद्धि से संबंधित था, यानी 2/3 जो है लगान के रूप में चला जा रहा है, ठीक। और इसके अलावा केरल में एक विद्रोह देखने को मिलता है मुसलमानों का, मोपला विद्रोह। तो यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, मोपला से पता नहीं क्यों परीक्षा में जो है ज़्यादा प्रेम है। तो केरल में कौन सा विद्रोह होता है, मोपला विद्रोह। तो ये प्रश्न ये याद रखना, केरल से विद्रोह कौन से संबंधित है, मोपला। तो ये मोपला कौन थे, वहाँ की आदिवासी थी, केरल की मुस्लिम आदिवासी जातियाँ थी, केरल की मुस्लिम आदिवासी जातियाँ थी, जो वहाँ के हिंदू जो जमींदार थे उनके विरोध में था। हिंदू जमींदारों के विरोध में इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, मोपला विद्रोह, जो कब हुआ था, 1920-21 के समय में। कब हुआ था, 1920। और इसके नेतृत्व करता थे अली मुसलियार। कौन थे, अली मुसलियार, अली मुसलियार। तो मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे अली मुसलियार। कौन थे, अली मुसलियार। तो याद रखना है आपको, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अली मुसलियार। तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, नेतृत्वकर्ता कौन है, अली मुसलियार। और ये कब हुआ था, 1920-21। और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे 1920-21 के दौरान में भारत में एक आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसी दौरान भारत में एक आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन। तो यानी असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा किसान आंदोलन होता है, तो मोपला विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है, मोपला विद्रोह, जो कहाँ होता है, केरल में होता है, केरल में होता है। और इसके नेतृत्व करता थे अली मुसलियार, ठीक। और इसके अलावा चंपारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का पहला जो है आंदोलन था भारत में, चंपारण 1917 में। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, और उसके बाद जो है बिहार के चंपारण, तो ये कहाँ पर हुआ है, चंपारण, बिहार में। तो बिहार के चंपारण नामक स्थान पर ये भी एक किसान विद्रोह था। ये भी कैसा विद्रोह था, किसान विद्रोह था। यहाँ भी किसानों से जो है नील की खेती कराई जाती थी। इसको 3 कठिया प्रथा कहा गया। क्या कहा गया, 3 कठिया। जैसे मतलब 20 कट्ठा ज़मीन है अगर किसी के पास में, तो उस 20 कट्ठे ज़मीन में 3 कट्ठे ज़मीन पर क्या करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। ऐसा जो है अंग्रेज़ों ने एक आदेश जारी कर दिया था चंपारण के किसानों के प्रति। जो है कौन क्या कहा था कि अगर आपके पास 20 कट्ठे ज़मीन है तो 3 कट्ठे ज़मीन में क्या करनी पड़ेगी, आपको नील की खेती कंपलसरी रूप से करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है 3 कठिया प्रथा। क्या कहा जाता है, 3 कठिया प्रथा, ठीक है। तो 3 कठिया प्रथा था। चंपारण विद्रोह किससे संबंधित है, 3 कठिया से संबंधित है। और ये कब हुआ था, 1917 में। और ये गांधी जी का पहला भारत में पहला विद्रोह था, सफलतम विद्रोह पहला था, ठीक है। जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, विद्रोह क्या गांधी जी का ये क्या था, जो है आंदोलन था,
जो किस रूप में हुआ था? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल करके गांधी जी का ये पहला प्रयोग था। हालांकि प्रश्न आता है कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया था? तो चंपारण में नहीं। अगर कहाँ चलाया था पूरे विश्व की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि इसके पहले कहाँ रह रहे थे वो? दक्षिण अफ्रीका में। फिर वो 1915 में कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। तो भारत में बिहार में चंपारण नामक स्थान पर, हालांकि हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे जब आंदोलन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आंदोलन ही पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस इतना यहाँ जानो कि ये चंपारण में हुआ एक ऐसा विद्रोह था जो नील की खेती के खिलाफ था, जो 3 कठिया पर था। नील विद्रोह तो कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। लेकिन जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। लेकिन ये भी किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। तो ये 3 कठिया प्रथा थी, ठीक है। 3 उस पे ज़मीन पे 3 हिस्से पे 20 कट्ठे की जगह 20 कट्ठे की ज़मीन है तो 3 कट्ठे पे आपको खेती नील की करनी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा अगले साल ही खेड़ा में विद्रोह होता है। खेड़ा कहाँ? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में एक विद्रोह होता है, खेड़ा विद्रोह, ठीक। यहाँ पर लगान वृद्धि और उस जो है इस तरीके से किसानों से ज़बरदस्ती लगान ली जा रही थी। उस समय जो है यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है फसल जो है नाश हुआ था। इसके बावजूद भी किसानों से ज़बरदस्ती जो है लगान ली जा रही थी। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने खेड़ा में विद्रोह किया था किसानों के साथ में। कब किया था? 1918 में। 1918 में। तो ये खेड़ा विद्रोह कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, ठीक। और इसके अलावा आपका जो है बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में, वो भी गुजरात में है। बारदोली कहाँ पर है? 1928 में होता है। ये कहाँ? गुजरात में है। ये भी किसानों का एक विद्रोह था बारदोली। ये भी लगान वृद्धि और उससे संबंधित था, ठीक है। तो बारदोली में गांधी जी नहीं जाते हैं। गांधी जी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। भारत में बहुत सारे उनके पास कार्य होते हैं। तो उन्होंने किसको भेजा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली किसान विद्रोह कौन करता है? किसके नेतृत्व में होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली में यहाँ की महिलाएं जो है काफ़ी प्रभावित होती हैं सरदार पटेल जी से। तो फिर गांधी जी से कहते हैं कि इनको हम लोग सरदार की उपाधि आपके माध्यम से देना चाहते हैं। तो गांधी जी बारदोली की महिलाओं के कहने पर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की क्या दी? उपाधि दी। तो इसीलिए तब से इनको क्या कहा जाने लगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना जानूँ कि ये बारदोली कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन ये आपके अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। एका आंदोलन यहाँ पर है आपका अवध वाला प्रांत है जो है, यहाँ पर होता है एका आंदोलन, ठीक है। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसके लीडर कौन थे? मदारी पासी और सहदेव। मदारी पासी ये यादवों और जो है अहिरों और पासियों का एक जो है उसके नेतृत्व में चलने वाला क्या था? भारत का जो है एक विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो लगान वृद्धि और इसको लेकर के किसानों की जो दुर्दशा जो थी उसके खिलाफ जो है यहाँ पर ये विद्रोह होता है। तो ये एका विद्रोह कहलाया। कौन सा विद्रोह? एका विद्रोह। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव। तो नकुल के भाई कौन थे? सहदेव थे। तो नकुल के भाई सहदेव इसमें भाग लेते हैं। वो वाले नहीं, महाभारत वाले सहदेव नहीं, लेकिन नाम है यहाँ सहदेव। और कौन? मदारी पासी। तो एका आंदोलन ये भी कब होता है? 1921-22 में। ये भी 1921-22 में जब भारत में चल रहा होता है कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, उस दौरान चलता है ये भी एका आंदोलन, ठीक है। तो याद रखना है। यहाँ पर नील विद्रोह से संबंधित जो है एक यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो इसका जिक्र किस किताब में या किस नाटक में किया गया है? तो एक नाटक था नील दर्पण। क्या नाम था नाटक का? नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा था। नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है दीनबंधु मित्र के नाटक का क्या नाम है? नील दर्पण। तो नील दर्पण के नाटक में जो है यहाँ पर नील विद्रोह को दर्शाया गया है। नील विद्रोह का जो है नील विद्रोह का जिक्र किस उसमें नाटक में या किस पुस्तक में किया गया है? तो नील दर्पण में। और उसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। और इसके अलावा एक हिंदू पैट्रियाट जो है समाचार पत्र चलता था उस समय। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र चलता था जो हरिश्चंद्र मुखर्जी, इसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने भी बढ़ चढ़ करके नील आंदोलन में सहयोग किया था किसानों का। और अपने पत्र में
जो द पैट्रियाट नामक एक पत्र था, द हिंदू पैट्रियाट, उसमें जो है इन्होंने इसका जिक्र किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कौन सी पुस्तक या कौन सी पत्रिका में नील विद्रोह का जिक्र हुआ? तो 2 किताबों में, एक तो नील दर्पण में और दूसरा द हिंदू पैट्रियाट में। हिंदू पैट्रियाट और नील दर्पण। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी या हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाली लोग चट्टोपाध्याय या मुखर्जी ये सब लगाते हैं ना, ठीक है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी या हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनकी 2 किताबों में नील विद्रोह का भी जिक्र मिलता है, वो हमसे छूट गया था वहाँ पर। और इसके अलावा अवध किसान सभा। अब भाई किसानों के बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं, तो फिर एक ऐसे लीडर बाबा रामचंद्र देव ऐसे लीडर बन करके आते हैं जिन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सभी किसानों को एक सभा गठित करते हैं। तो इसीलिए अवध किसान सभा का गठन किया 1920 में। किसने? बाबा रामचंद्र देव ने। किसने गठित किया? बाबा रामचंद्र देव ने। कौन सा जो है सभा बनाया? अवध किसान सभा। किसानों का एक संगठन बनाया है, अवध किसान सभा, 1920 में बनाया, ठीक। ये अवध से संबंधित उत्तर प्रदेश से, और इसी से संबंधित बिहार में एक संगठन बनता है, बिहार किसान सभा, 1928 में बनता है, जो कौन बनाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार के यहाँ से प्रश्न कई आ चुके हैं कि बिहार किसान सभा, इसके अध्यक्षता या इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके अलावा जो है फिर अखिल भारतीय किसान सभा बनाया लखनऊ में। लखनऊ में क्या बनता है? अखिल भारतीय किसान सभा। भाई बिहार का, उत्तर प्रदेश के सभी किसानों का एक अखिल मतलब पूरे भारत का, मतलब ऑल इंडिया लेवल का। तो ऑल इंडिया लेवल का संगठन किसानों का कहाँ बनता है? लखनऊ में बनता है। कब बनता है? 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा, इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आपको याद रखना है कि बिहार किसान सभा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अवध किसान सभा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबा रामचंद्र देव। बाबा रामचंद्र देव ये कहाँ से संबंधित थे? अवध किसान सभा से, ठीक। और तो अखिल भारतीय, ये इसका जो मतलब ये संगठन बना, कहाँ बना? लखनऊ में बना। ये कहाँ बना? लखनऊ में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो ये संगठन कहाँ बना? लखनऊ में, 1936 में बना, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे? किसान आंदोलन थे। ये कुछ क्या थे? किसान आंदोलन थे। अब किसान आंदोलन को एक बार रिकॉल करते हैं, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए। पहला कौन सा बताया मैंने? नील आंदोलन। कब हुआ था? 1857 के जस्ट बाद, 1857 के जस्ट बाद, 1859-60 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। विश्वास बंधु भी आ सकता है। विश्वास बंधु, बंधु मतलब भाई, बंधु मतलब 2 भाई मिलकर, जैसे हवाई जहाज उड़ाने वाले थे राइट बंधु। कौन थे? राइट बंधु, ठीक है। तो इसलिए उनको बंधु कहा गया, राइट ब्रदर्स या राइट बंधु, ब्रदर्स कह सकते हो या बंधु कह सकते हो। तो ऐसे ही बंधु शब्द आ सकते हैं अगर एक ही पीछे के टाइटल हैं, 2 भाई मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर, और नील विद्रोह का जिक्र किस में मिलता है हमको? कौन सी पुस्तक में? नील दर्पण और द हिंदू पैट्रियाट में। नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। और द हिंदू पैट्रियाट किसने लिखा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी की ये क्या थी? एक जो है पत्रिका थी, मैं जो है छपती थी, बंगाल से छपती थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके नील विद्रोह का जिक्र किया था। और इसके बाद में हम लोग पावना विद्रोह देखें। पावना विद्रोह कहाँ से संबंधित था? बंगाल से। पावना विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? हाँ, शंभूपाल और ईशान चंद्र, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? पटसन की खेती और लगान वृद्धि को लेकर के। ज़्यादातर किसान आंदोलन इसलिए हुए लगान वृद्धि को लेकर के, ठीक। और मोपला विद्रोह, तेभागा विद्रोह कहाँ से संबंधित है? ये भी बंगाल से संबंधित है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भवन सिंह। तेभागा भवन सिंह, ठीक है। ये भी जो है कर से संबंधित था, लगान वृद्धि से संबंधित था, ठीक है। और मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित था? केरल। और कौन था इसका नेतृत्वकर्ता? अली मुसलियार। कौन था? अली मुसलियार, ठीक है। तो ये भी किसान विद्रोह था। चंपारण विद्रोह कहाँ से संबंधित है? बिहार से। चंपारण विद्रोह कहाँ से संबंधित है? बिहार से। और ये गांधी जी का पहला
भारत का सफल आंदोलन था। भारत का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किसान कर रहे थे, लेकिन उस समय 1916 में भारत में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और हमेशा कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुआ है मोस्टली। ठीक है, कभी कभी बीच में करना पड़ा है, तो उसको जो है विशेष अधिवेशन का नाम दिया गया है। तो दिसंबर में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो वहीं पर बिहार के कुछ किसान, राजकुमार शुक्ल जैसे कुछ किसान आते हैं, गांधी जी को बुला कर ले जाते हैं कि गांधी जी, आपका तो बड़ा हमने नाम साम सुन रखा है हिंदुस्तान में, अफ्रीका में बड़ा नाम करते थे, तो चलो हमारे साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। गांधी जी कहे ठीक है चलते हैं, तो चले गए थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें। कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो भी थे। अब जिक्र करेंगे आगे, पढ़ाएंगे जब अच्छी तरीके से, तो वहाँ पढ़ाएंगे कौन कौन लोग भाग लिए थे। और इसके अलावा जो है आपका खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद ही हुआ था। तो यहाँ पे अरेंजमेंट लगाने के लिए आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा विद्रोह, और जो है आपका बारदोली सत्याग्रह। तो इनको सीरियल से लगाइए, सीक्वेंस से लगाइए, सब आसपास में ही होते हैं। तो 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा, और 1928 बारदोली। बारदोली में कौन नेतृत्व किया, किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहीं की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल का जो है सरदार की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक। और इसके अलावा एका आंदोलन कहाँ संबंधित है? एका विद्रोह कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश या अवध प्रांत से, उत्तर प्रदेश या अवध प्रांत से। और ये कब हुआ था? 1921-22 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पासी और सहदेव, मदारी पासी और सहदेव। और इसके अलावा अवध किसान सभा 1920 में। और कौन थे? बाबा रामचंद्र देव। कौन थे? बाबा रामचंद्र देव, अवध किसान सभा। और बिहार किसान सभा से कौन संबंधित? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद। कौन से सन में अखिल भारत? 1936 में, 1956 नहीं, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। क्योंकि देख रहे हैं हम लोग सब मतलब टुकड़ों में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर नेताओं को लगा कि एक अखिल भारतीय स्तर का एक जो है संगठन बनाएं, तो इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। और कौन उसका नेतृत्व करता था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ क्या थे? किसान आंदोलन थे, ये कुछ किसान आंदोलन थे। और इसी में जो है कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग कल चर्चा करते हैं। ठीक है, साइंस भी कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा जाना है मैडम को दिखाने। ठीक है, नहीं तो मैं साइंस का भी क्लास लेने के विचार में था कि साइंस भी ले लेंगे और इसे तो कराएंगे ही पूरा जो है विद्रोह को।